नो बेसिक्स के इस चैनल पे आप सबों का फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम जानेंगे भारत में प्रेस और समाचार पत्रों के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, आपको पता है कि समाचार पत्रों ने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है और आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी बड़े नेता होते हैं या समाज सुधारक होते हैं, उन्होंने अपने पत्र पत्रिकाएं निकाली, अलग अलग भाषाओं में निकाले। और न्यूज़पेपर या पत्र पत्रिकाओं का निकालने का जो उद्देश्य होता था, उसके दो उद्देश्य होते थे। एक तो लोगों में राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देना, अर्थात लोग राजनीतिक रूप से जागरूक हों। दूसरे, समाज सुधार या धार्मिक सुधार उनको भी लागू करना या लोगों को जागरूक करना एक उद्देश्य होता है। तो भारत में प्रेस की शुरुआत कैसे हुई, इसका इतिहास कैसा रहा और अंग्रेजी सरकार या अंग्रेजी हुकूमत का भारतीय प्रेस या समाचार पत्रों के प्रति रवैया कैसा रहता है, इसी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत होती है, इसके इतिहास को हम जानते हैं कि भारत में प्रेस की शुरुआत कैसे हुई। तो भारत में प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों के द्वारा की जाती है 1557 ईस्वी में, अर्थात अकबर जिस समय भारत के शासक बने 1556 में, उससे ठीक एक साल के बाद भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी। और पुर्तगालियों का प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना का मुख्य जो उद्देश्य था, वो था किताबें निकालना और भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। इसी के लिए किताबों को माध्यम बनाया जाता है और उसके लिए प्रेस की स्थापना की जाती है। तो दोस्तों, प्रेस क्या होता है? प्रेस वो जगह होती है जहाँ से कि किताबें छापी जाती हैं, अखबार छापे जाते हैं, तो वो काम प्रेस में होता है। तो पुर्तगालियों के द्वारा प्रेस की स्थापना हुई। उसके बाद लगभग 100 साल या 125 साल के बाद 1684 में बम्बई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक प्रेस की स्थापना की। उसके बाद 1766 में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं विलियम बोल्ट्स। इन्होंने समाचार पत्र निकालने का प्रयास किया। अब ये जो समय था 1765 ईस्वी में अंग्रेजों को अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी मिली थी। बक्सर के युद्ध में उनकी जीत होने के बाद अवध और मुगल क्षेत्र जो होते हैं उन पे नियंत्रण हो जाता है। तो अंग्रेज लोग ये नहीं चाहते या ईस्ट इंडिया कंपनी ये नहीं चाहते कि समाचार पत्र निकले और ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों की आलोचना हो। उसके दो कारण होते हैं। एक तो भारतीयों में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति एक भावना आएगी, जो भावना आएगी वो विरोधी भावना आएगी। एक तो वो कारण था और दूसरा ये चीज़ें इंग्लैंड में मालूम चलेगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या कर रही है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए समाचार पत्रों को निकलने से पहले ही बंद करवा दिया जाता है, अर्थात जो पेपर निकाले जाने की बात होती है उसे बंद करवाया जाता है। अब 1780 में एक महत्वपूर्ण इनका भी नाम है। अंग्रेजों के संबंध में अगर देखेंगे तो चार नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो दूसरे ये आ रहे हैं जेम्स अगस्टस। तो जेम्स अगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट नाम से इंग्लिश में एक न्यूज़पेपर निकाला। ये साप्ताहिक था और 1782 ईस्वी में इसको भी बंद करवाया जाता है। बंद करवाने का कारण वही होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति आलोचनात्मक रवैया। ये अपने न्यूज़पेपर में ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों का विरोध करते हैं अपने पेपर के माध्यम से। तो यही कारण बनता है कि इसको बंद करवा दिया जाता है। तो हिक्की के साथ ही दूसरे एक व्यक्ति होते हैं बकिंघम। तो बकिंघम और हिक्की का महत्वपूर्ण योगदान होता है। दोनों व्यक्ति मिलकर भारत में प्रेस की स्थापना करते हैं और बकिंघम का ये सोच होता है कि जनता का प्रतिबिंब होता है। क्या?
प्रेस या अखबार जो होता है वो जनता का प्रतिबिंब होता है, ये जनता का नेतृत्व करता है। और इसका उद्देश्य उन्होंने बतलाया कि पेपर या अखबार, न्यूज़पेपर जो होते हैं उसका रवैया सरकार के प्रति आलोचनात्मक होना चाहिए, अर्थात सरकार की नीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करना न्यूज़पेपर का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। और भी न्यूज़पेपर के बारे में उन्होंने बातें कही कि जन समस्याएं जो हैं उसके बारे में बात होनी चाहिए, जागरूकता लानी चाहिए, किसी तरीके की सामाजिक बुराइयां अगर हैं तो उसके बारे में परिचित करवाया जाना चाहिए, जनता को शिक्षित करना चाहिए। तो स्वस्थ पत्रकारिता की बात इन्होंने की और इसी उद्देश्य को लेकर इन्होंने काम किया। लेकिन बाद के समय में इन्हें 1823 ईस्वी में दोनों को भेज दिया जाता है, इंग्लैंड भेज दिया जाता है, क्योंकि उससे ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के बारे में ज़्यादा आलोचना हो रही थी। उसके बाद अगर हम उस समय में देखें तो 3 प्रेसिडेंसी थे, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, और शासन का मुख्य केंद्र था बंगाल, अर्थात कलकत्ता राजधानी थी। तो जाहिर सी बात है कि उस समय जितने भी पेपर निकले तो इन्हीं 3 जगहों से निकले। तो कलकत्ता से और कौन कौन से पेपर निकले, तो इंडिया गजट, कलकत्ता गजट 1784 और 84 में निकले, फिर कलकत्ता जर्नल 1785 में निकला। यहाँ पे इंडिया गजट जो निकलता है वो बाद में निकलता है, बंगाल गजट पहले निकलता है, दोनों 1780 में निकले थे, तो ये नवंबर में निकलता है, और बंगाल गजट जो है वो पहले निकलता है अप्रैल के समय में। बम्बई में बम्बई गजट और बम्बई हेराल्ड, और मद्रास में मद्रास गजट और मद्रास कैरियर। गजट नाम से तीनों ही जगह पे, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, तीनों ही जगह पे पेपर निकले हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण नाम है। अब उस समय के जो भी अखबार थे उसकी जो मुख्य बातें थी या विशेषता कह लें वो क्या थे कि जो अखबार थे उनके दायरा जो है सो सीमित होता था, सीमित क्षेत्र को ही वो कवर कर पाते थे, क्योंकि उस समय संचार के जो माध्यम होते हैं वो उतने ज़्यादा विकसित नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में समाचारों को संकलन करना कठिन होता था। तो अधिकतर जो न्यूज़पेपर होते थे वो साप्ताहिक होते थे या तो वो मंथली होते थे, क्योंकि उतने डेली अगर निकाला जाएगा, आज की तरह न्यूज़पेपर निकाले जाएंगे तो आज के न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होता है। तो एडवर्टीजमेंट उस समय में का एडवर्टीजमेंट की कोई बात थी नहीं। तो एक तो वो बात, तो हर दिन अगर निकाला जाना है तो उतने न्यूज़ होने चाहिए। दूसरी और भी बातें हैं कि उतनी तेज़ी से सारी चीज़ों को एडिटिंग होना चाहिए, फिर उसको छापा जाना चाहिए, फिर लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। तो ये इन सब चीज़ों के लिए व्यवस्था उस समय थी नहीं, संचार के माध्यम विकसित नहीं थे। तो यही कारण थे कि उस समय के न्यूज़पेपर मंथली या वीकली होते थे, निकलते थे। दूसरी विशेषता होती थी कि अलग अलग जो न्यूज़पेपर थे वो एक दूसरे के पूरक थे, कॉम्पिटिटर नहीं थे। इसका कारण क्या था कि अलग अलग जो न्यूज़पेपर होते थे उनका क्षेत्र अपना एक सीमित होता था। कुछ बंगाल के कुछ क्षेत्रों को कवर कर रहे थे, तो कुछ मद्रास के, तो कुछ कलकत्ता से, तो वो पूरे देश भर के समाचारों को वो कवर नहीं करते थे, बल्कि वो अपने क्षेत्र विशेष या प्रेसिडेंसी विशेष तक की खबरों को वो निकालते थे। तो इस तरीके से अलग अलग न्यूज़पेपर एक दूसरे के पूरक थे। तो ये मुख्य 2 बातें थी। अब 1816 ईस्वी में गंगाधर भट्टाचार्य ये पहले भारतीय होते हैं जो कि न्यूज़पेपर निकालते हैं, और ये न्यूज़पेपर भी कलकत्ता से निकाला जाता है। ये भी एक साप्ताहिक न्यूज़पेपर होता है और इसकी भाषा होती है इंग्लिश। फिर 1818 में 2 व्यक्ति होते हैं, मार्क्समैन और क्रॉसीमैन। मार्क्समैन दिग्दर्शिका नाम से एक न्यूज़पेपर निकालते हैं बांग्ला में, और क्रॉसीमैन समाचार दर्पण निकालते हैं हिंदी में। तो ये दोनों नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से जो नाम देखेंगे अंग्रेजों में, तो विलियम बोल्ट्स, मार्क्समैन, क्रॉसीमैन, उसके बाद बकिंघम और जेम्स अगस्टस हिक्की, ये महत्वपूर्ण हैं।
अब हम आते हैं कि भारतीयों में अगर बात करें तो राजा राम मोहन राय को राष्ट्रीय प्रेस स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। अर्थात भारतीयों में वो पहले व्यक्ति होते हैं जो कि प्रेस स्थापित करते हैं। और इन्होंने कई जो है सो पत्र पत्रिकाएं निकाली थी, जैसा इनके बारे में हम लोगों ने देखा। संवाद कौमुदी निकालते हैं, मिरातुल अखबार निकालते हैं फारसी में, और ब्रह्मनिकल निकालते हैं इंग्लिश भाषा में। तो ये भारत में पत्र पत्रिकाओं को विकसित करने का और राष्ट्रीयता की भावना जगाने में राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान होता है, जो कि ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम आते हैं कि 1857 तक अगर कह लें तो कुछ इस तरीके से ही चलता है, सामान्य तरीके से एक चलता रहता है। 1857 एक डिमार्केशन पीरियड होता है। इस समय स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी जाती है। इसके बाद से जो समाचार पत्र जो होते हैं, खास करके प्रकाशक होते हैं, जो एडिटर होते हैं, वो कह लें तो दो भागों में बंट जाते हैं। एक भाग होता है जो कि अंग्रेजी सत्ता के समर्थक होते हैं, और दूसरे जो कि अंग्रेजी सत्ता के विरोधी होते हैं। तो उसी में से कुछ जो न्यूज़पेपर निकले, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया बम्बई से निकलता है, उदारवादी विचारों का होता है और बहुत हद तक ये अंग्रेजी सत्ता का समर्थन करता है। स्टेट्समैन की भी वही बात थी। मद्रास मेल जो कि एक सामंत समर्थक न्यूज़पेपर होता है। पायनियर जो है वो इलाहाबाद से निकलता है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसकी विशेषता होती है कि यह सरकारी अनुदान से चलता है। तो जब सरकारी अनुदान से चलेगा तो ये सरकार की नीतियों का जाहिर सी बात है कि समर्थक होगा। उसके बाद लाहौर से एक निकलती है सिविल एंड मिलिट्री गजट, तो ये भी ब्रिटिश विचारों का समर्थक होगा। दोस्तों, ये कुछ न्यूज़पेपर थे, आरंभिक समय में निकाले गए थे। तो इनके बारे में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार भारत में प्रेस की स्थापना हुई और कौन कौन से न्यूज़पेपर शुरू में निकले, और कुछ व्यक्तियों के नाम। तो ये महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं कि जब भारत में न्यूज़पेपर छपने लगे तो ब्रिटिश सरकार की नीति क्या होती है, उनका क्या रिएक्शन होता है, ये किस प्रकार से नियंत्रित या रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो प्रेस पर प्रतिबंध का भारत में एक लंबा इतिहास रहा है। अंग्रेजी सत्ता के द्वारा इस पर बहुत सारे नियम और अलग अलग समय में एक्ट लाए गए, तो उन्हीं को देखते हैं। तो सबसे पहला जो लाया जाता है, अच्छा उसके पहले एक और भी बात कि ब्रिटिश एजेंसी कौन कौन सी थी जो कि भारत में काम कर रहे थे। तो पहला तो एक होता है राइटर, इसकी स्थापना 1860 में होती है। 1905 ईस्वी में एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया होती है। उसके बाद 1927 में फ्री प्रेस न्यूज सर्विस की स्थापना होती है। फिर 1934 में यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। तो इन चार एजेंसियों के नाम जरूर ख्याल रहने चाहिए आपको। अब आते हैं प्रेस के प्रति ब्रिटिश नीति पर। तो सबसे पहले प्रेस को जो नियंत्रित करने का प्रयास किया वो लॉर्ड बेलेस्ली ने किया, और इसके पीछे का कारण ये था कि 1799 ईस्वी में एक एक्ट लाया जाता है। इस एक्ट को कहा जाता है प्रेस सेंसरशिप एक्ट 1799। इसके लाने के पीछे का कारण होता है कि उस समय फ्रांस में नेपोलियन शासक थे, और फ्रांस का प्रभुत्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, प्रभाव बढ़ रहा था पूरे विश्व पर, और वो भारत पर भी अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते हैं। और अंग्रेजी सत्ता ये डरी हुई थी कि फ्रांस का भारत पर भी प्रभाव ना हो। तो ऐसी स्थिति में फ्रांसीसी विचारों को भारत में रोकना मुख्य उद्देश्य होता है, और उसी को मुख्य रूप से टारगेट करने के लिए ये एक्ट बेलेस्ली के द्वारा लाया जाता है। और खास करके जो है मैसूर है या कुछ अन्य भी कुछ शासक होते हैं जो कि फ्रांस की सहायता लेकर भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध एक आंदोलन या युद्ध छेड़ना चाहते हैं। तो इसी को नियंत्रित करने के लिए ये एक्ट लाया जाता है। इसमें क्या प्रावधान होते हैं,
तो इसमें प्रावधान किया जाता है कि संपादक, प्रकाशक, मुद्रक, मुद्रक मतलब जो छाप रहा है, इन सारे लोगों के नाम पेपर पे छपे होने चाहिए, लिखे होने चाहिए। जैसे आज आप पेपर कोई देखते होंगे तो किस जगह से छप रहा है वो पेपर, वो निकलता है। संपादक वगैरह के नाम नहीं निकलते। अलग से जो संपादकीय जो एक पेज होता है, एडिटोरियल पेज, उसमें संपादक के नाम जरूर आपको मिलेंगे अगर उन्होंने कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो जरूरी नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को जरूरी किया गया इस एक्ट के द्वारा। उसके बाद में क्या किया जाता है, प्री सेंसरशिप भी लागू किया जाता है। प्री सेंसरशिप में क्या है कि कोई भी चीज़ अगर छापनी हो तो उसके लिए सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी से पहले परमिशन लेना होगा, तभी जाके आप कोई चीज छाप सकते हैं। तो ये प्रावधान किया जाता है। 1807 ईस्वी में इसमें कुछ और भी एडिशन किया जाता है। ये तो पहले पत्र पत्रिकाओं के लिए था। अब इसमें पंपलेट्स को भी शामिल कर लिया जाता है। पंपलेट्स को शामिल करने का कारण क्या होता है कि लोग पंपलेट से भी एक जागरूकता फैलाने की या एक अंग्रेजों के प्रति एक भावना विकसित करने का प्रयास होता था, और इसमें पंपलेट्स बहुत बड़ा माध्यम होता था। तो 1807 में इसे भी शामिल कर लिया जाता है। उसके बाद 1823 में लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है। इसकी जरूरत क्या थी? तो 1823 ईस्वी में जो भारत के गवर्नर जनरल होते हैं, भारत नहीं, उस समय तो बंगाल के ही गवर्नर जनरल होते थे। तो उस समय की स्थिति ये थी कि लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं, और समाचार पत्रों के मामले में वो थोड़े उदार होते हैं। हालांकि उनकी नीतियां जो हैं वो आक्रामक होती है, लेकिन समाचार पत्रों के मामले में वो उदार होते हैं। और पीछे जो बेलेजली ने जो कठोर नियम लाए थे उसमें वो ढील देना चाहते हैं। तो ढील देते हुए वो क्या करते हैं कि लाइसेंस की अनिवार्यता को ये समाप्त कर देते हैं, और साथ में एक इसका न्यूज़पेपर लाइसेंस के लिए 400 रुपये का फीस लगाते हैं। सॉरी, लाइसेंस को अनिवार्य करते हैं, अर्थात प्रेस अगर स्थापित करना है तो उसके लिए लाइसेंस लेना होगा, जो कि अभी भी होता है, वही चीज़ें थी। और उसके लिए 400 रुपये की एक फीस रखी जाती है। और ये सब जो है कि मुद्रक, संपादक, प्रकाशक, ये सब नाम जो छापने होते थे, इसे इसकी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जाता है। मिला जुला के ये एक मिला जुला सा कानून था, और मजिस्ट्रेट को ये पावर दिया जाता है कि वो न्यूज़पेपर या कोई भी लेखन सामग्री अगर आई हो तो उसे देखें, और अगर वो आपत्तिजनक लगती है तो वैसी स्थिति में मजिस्ट्रेट को ये पावर दिया जाता है कि वो कार्रवाई कर सकते हैं उस प्रेस पर या उस अखबार पे। और साथ में गवर्नर जनरल को ये पावर होता है कि बिना कारण बताए किसी भी प्रेस या किसी भी अखबार को बंद करवाया जा सकता है। इसी कारण से मिरातुल अखबार जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया जाता है, उसे बंद कर दिया जाता है। फिर 1833 यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ एक चार्टर एक्ट आता है, और अंग्रेजों की एक नीति होती है, उदारवाद और सुधारवाद की नीति होती है। तो इसी का पालन करते हुए जो विलियम बेंटिंग उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, या 1853 तक खास करके डलहौजी के पहले जो भी गवर्नर जनरल आते हैं वो उदार प्रवृत्ति के होते हैं। तो बेंटिंग जो हैं वो उनका ये मानना होता है कि प्रेस जो है वो स्वतंत्र होने चाहिए, और सरकार के विरुद्ध इन्हें जरूर लिखना चाहिए, उनकी नीतियों की आलोचना जरूर करनी चाहिए, आलोचनात्मक परीक्षण होना चाहिए। यही स्वस्थ लोकतंत्र की सबसे बड़ी निशानी होती है। तो बेंटिंग इसके बहुत बड़े समर्थक थे फ्री प्रेस के। तो उन्हीं के प्रयास से जितने भी ये जो कानून लाए गए थे, तो प्रेस को एक तरीके से मुक्त करने की बात होती है। हालांकि वो चले जाते हैं, उनके समय तक वो कानून बनकर तैयार नहीं होता है, लेकिन वो कानून जब बनकर आता है तो कार्यवाहक
जो गवर्नर जनरल होते हैं वो होते हैं मेटकाफ, और मेटकाफ को इसका श्रेय मिल जाता है। हालांकि वो काम बेंटिंक के द्वारा किया गया था और इसीलिए मेटकाफ को प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। फिर चीज़ें जो है सो 1857 तक ठीक तरीके से चलती हैं। प्रेस को एक स्वतंत्रता दी जाती है, लेकिन 1857 की जब क्रांति होने के बाद अंग्रेजों का जो है रुख में फिर से बदलाव होता है और केनिंग जो गवर्नर जनरल होते हैं वो लाइसेंसिंग एक्ट लेकर आते हैं और उसके तहत लाइसेंस लेना जरूरी किया जाता है। फिर 1867 में रजिस्ट्रेशन एक्ट लाया जाता है और अब रजिस्ट्रेशन को भी अनिवार्य कर दिया जाता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आप समझिए कि लाइसेंस लेना मतलब कोई भी चीज़ आप स्थापित करने जा रहे हैं, जैसे कोई भी अगर आप फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको लाइसेंस लेना होता है। तो यही बात प्रेस के साथ भी है, अखबार के साथ भी है कि लाइसेंस लेना। दूसरी चीज़ रजिस्ट्रेशन करवाना। आपका जब वो लाइसेंस मिल गया कोई भी चीज़ उद्योग धंधा स्थापित करने का, तो अब उसका रजिस्ट्रेशन भी जरूरी होता है। तो वही रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है। जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्ज़ाम देने के पहले भी आपको जो है कहीं एडमिशन लेना होता है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो कुछ वैसी ही चीज़ें की गई थी। फिर 1869 में इसमें एक आईपीसी की धारा जोड़ी जाती है 124A। इस धारा में ये प्रावधान होता है कि राजद्रोह से जुड़े हुए जो भी लेखन सामग्री होंगे उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। तो राजद्रोही लेख पर और इसमें इसका जो है निर्वासन का भी एक उपाय किया जाता है कि अगर लेखन सामग्री अगर राजद्रोही प्रवृत्ति का हुआ तो इसमें निर्वासित किया जा सकता है। तो ये प्रावधान किया जाता है इस 1869 के एक्ट में। अब इसमें जो है जो मुख्य रूप से इसका कारण होता है वो बहावी आंदोलन होता है और बहावी आंदोलन में मुसलमानों से जिहाद का आह्वान किया जाता है कि अंग्रेजों को भारत से निकाला जाना चाहिए और इसके लिए जिहाद का आह्वान किया जाता है। तो इसी को ध्यान में रखकर ये लाया जाता है। फिर हम आते हैं 1878 में। ये सबसे ज़्यादा बदनाम एक्ट था, अभी तक बहुत ज़्यादा बदनाम है, बहुत ज़्यादा बात होती है। वो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि वायसराय लिट्टन के समय में लाया गया था। और इसके लाने के पीछे का कारण ये होता है कि वो लिट्टन जिस समय भारत के वायसराय होते हैं उस समय भारत में बहुत बड़ा एक अकाल पड़ा था और इसमें लाखों लोग मरे थे। और वैसी स्थिति में दिल्ली में एक दरबार लगाया जाता है जिसे पहला दिल्ली दरबार के नाम से भी जाना जाता है। और उसमें उस दिल्ली दरबार में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया गया था, बहुत ज़्यादा पानी की तरह पैसे खर्च किए गए थे। तो अलग अलग जो भारतीय समाचार पत्र थे उन्होंने इस एक्ट को, इस कृत्य को बहुत ज़्यादा आलोचना की, तीखी आलोचना की। तो इतनी ज़्यादा आलोचना हो रही थी अखबारों के माध्यम से कि अंततः लिट्टन ये निर्णय लेते हैं कि भारतीय अखबारों पर या भारतीय भाषाओं में निकलने वाले न्यूज़पेपर पे रोक लगाया जाना, नियंत्रण लगाया जाना जरूरी है। और उसी के बाद में 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया जाता है और इसमें भारतीय भाषाओं में निकलने वाले समाचार पत्रों पर रोक लगा दिया जाता है कि भारतीय भाषाओं में जो भी न्यूज़पेपर निकलेंगे उनके ऊपर रोक लगा दिया जाता है। और उसके बाद मजिस्ट्रेट को ये पावर दिया जाता है कि वो किसी भी प्रेस को सील कर सकते हैं, उसकी संपत्ति को जब्त कर सकते हैं। उसके बाद सज़ा का प्रावधान किया जाता है। तो बहुत सारे प्रावधान किए जाते हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक अमृत बाजार पत्रिका, जिसके कि संपादक होते हैं, संस्थापक होते हैं शिशिर कुमार घोष, अमृत बाजार पत्रिका अपनी भाषा जो है सो वो बदल लेते हैं। उनके जो न्यूज़पेपर अमृत बाजार पत्रिका का है और रातों रात इसकी भाषा अंग्रेजी कर दी जाती है। उस समय कई पत्र पत्रिकाएं जो हैं वो अपनी भाषा को बदलकर निकालने लगते हैं इस एक्ट से बचने के लिए।
तो ये कदम उठाया जाता है। अब हम आते हैं इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, और इसके बाद जो अगले वायसराय आते हैं रिपन, वो उदारवादी विचार के होते हैं और वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर देते हैं। उसके बाद 1908 में न्यूज़पेपर एक्ट आता है, 1908 के नाम से जाना जाता है। तो ये एक्ट जो लाया जाता है 1908 का, इसके पीछे के 2-3 महत्वपूर्ण कारण होते हैं। पहला कारण होता है बंगाल विभाजन और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा हिंसक विरोध, और खास करके पूरे देश में उस समय का जो माहौल था वो उग्रवादी विचारों से प्रभावित था। कांग्रेस विभाजित थी, गरम दल, नरम दल, और गरम दल वाले जो नेता थे वे कई जो है आक्रामक लेख लिखा करते थे। कई उग्रवादी संगठन जो थे वो उनके द्वारा भी निकाले जाते हैं कई तरीके के लेख, वो जो होते हैं काफ़ी उग्रवाद को बढ़ाने में मदद कर रहे थे और आंदोलन को एक अलग धार दे रहे थे। तो उसी को रोकने के लिए ये एक्ट लाया जाता है, और इसके तहत कई नेताओं पे कार्रवाई भी किए जाते हैं, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक पर भी एक्शन लिया जाता है। तो ये कुछ कारण होते हैं इस एक्ट को लाने का। इसमें प्रावधान होता है कि जैसे कोई ऐसी सामग्री लिखी गई है, ऐसे लेख लिखे गए हैं जिससे समाज में हिंसा फैलने का डर हो, उसके बाद दंगा फैलने का डर हो, किसी की हत्या करने को बढ़ावा देता हो, तो ये सब चीज़ें अगर हैं किसी लेख से, तो वैसे लेख पर, उस प्रेस पर या उस अखबार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब इसके लिए एक अपील की व्यवस्था की गई थी कि 15 दिन में अपील किया जा सकता है हाई कोर्ट में। इस एक्ट में रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता को समाप्त किया जाता है। उसके बाद 1910 ईस्वी में इससे भी एक और कड़ा एक्ट लेकर आया जाता है, कठोर नियम जिसे कहा जाता है। इसे इंडियन प्रेस एक्ट 1910 के नाम से जाना जाता है, और इसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को फिर से जीवित कर दिया जाता है, जिसे रिपन ने खत्म किया था। उस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को फिर से पुनर्जीवित कर दिया जाता है, और रजिस्ट्रेशन को और भी कठिन बना दिया जाता है। फीस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, 500 से 1000 रुपये तक का फीस कर दिया जाता है, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा था। और किसी अगर अखबार पे, न्यूज़पेपर पे प्रतिबंध लगाया गया है और वो दोबारा अगर खोलना चाह रहे हो, या पहले से जो चल रहे हो बंद कर दिया गया हो और फिर से दोबारा खोला जाना है, तो उसके लिए 10,000 फीस निर्धारित किया जाता है। अगर कोई किसी पर कार्रवाई अगर की गई हो, तो उस कार्रवाई को स्पेशल ट्राइब्यूनल में अपील करने की एक दी जाती है, प्रावधान किया जाता है, और वो अपील जो है वो कार्रवाई से 2 महीने के अंदर ही किया जा सकता है। तो ये स्पेशल ट्राइब्यूनल जो आदेश फिर देगी उसके अनुसार से न्यूज़पेपर या अखबार पे एक्शन लिए जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा कड़ा कानून था, और इसके प्रभाव से करीब 1000 न्यूज़पेपर बंद हुए, करीब 700 पर जुर्माना लगाया गया और करीब 300 को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। उसके बाद एक विश्व युद्ध का दौर आता है, प्रथम विश्व युद्ध का। उस समय भारतीय सुरक्षा अधिनियम लगाया जाता है और सेंसरशिप को और भी ज़्यादा कठोर बना दिया जाता है। अब सुरक्षा अधिनियम युद्ध काल में ऐसे भी प्रेस की स्वतंत्रता पे तो लगाम लगाया ही जाता है, तो वही चीज़ उस समय किया गया था। फिर 1921 ईस्वी में तेज बहादुर शत्रु की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है, और उस कमेटी की सिफारिश पर 1908 और 10 के जो एक्ट होते हैं उसे खत्म कर दिया जाता है। 1931 का समय आता है, और इसमें फिर से समाचार पत्र और अखबारों पर बहुत ज़्यादा एक कठोर कानून लेकर आया जाता है। कठोर कानून क्या लेकर आया जाता है? तो इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट होता है,
और 1910 का एक्ट फिर से लागू कर दिया जाता है। 1910 का एक्ट का मतलब वही है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को फिर से लाया गया और रजिस्ट्रेशन और ये सब जो बातें हैं, अपील वाली जो बातें हैं, उन सारी चीज़ों को फिर से 1931 में लाया जाता है। यहाँ पर भी इस एक्ट को लाने का कारण वही था कि आंदोलन काफ़ी तीव्र हो चला था उस समय में। सविनय अवज्ञा आंदोलन और अन्य भी कई कई आंदोलन जो है सो चल रहे थे छोटे स्तर पे। तो उन सब कारणों से ये एक्ट लाया जाता है। फिर 1932 में एक क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है और इसमें प्रेस सेंसरशिप भी लाया जाता है। अब इसमें क्या किया जाता है कि क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 1932 का जो है, इसमें भी कुछ कंडीशंस लगाए जाते हैं कि किसी लेख से अगर समाज में विद्वेष फैलता हो, हिंसा फैलता हो, दंगा फैलता हो, हत्या या अपराध करने को बढ़ावा देता हो, तो वैसे स्थिति में उस प्रेस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, अखबार पे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। साथ में एक प्री सेंसरशिप जमानत राशि के रूप में सरकार को जमा करना होता है कि अगर किसी अखबार ने कोई सामग्री अगर पाई जाती है बाद में कि उन्होंने उसी नेचर का है, तो उनके जमानत राशि को जब्त कर लिया जाता था। ये प्रावधान किए जाते हैं। फिर 1945 में इसमें क्या होता है कि कुछ जो सीमित शक्तियां थीं उनको नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। कुछ ऐसे न्यूज़पेपर्स वगैरह थे जो कि सरकार के प्रति बहुत ही ज़्यादा उनका रुख आक्रामक था, सरकार विरोधी था, तो उनको नियंत्रित करने का प्रयास होता है। फिर 1947 में 1931 का जो कानून था उसे ही लागू किया जाता है। 1910 वाले कानून को समाप्त कर दिया जाता है और रजिस्ट्रेशन में ढील दिया जाता है। यहाँ पे 1931 वाला कहने का मतलब है कि कुछ कंडीशन रखे जाते हैं कि वैसी लेखन सामग्री जिससे समाज में हिंसा, दंगा फसाद, सामाजिक विद्वेष या हत्या या अपराध को बढ़ावा मिलता हो, तो वैसे लेख पर प्रतिबंध लगाने के प्रावधान किए गए थे। तो ये 1947 जस्ट मतलब आज़ादी मिलने के पहले की बात है। रजिस्ट्रेशन के नियम में छूट दिए जाते हैं। तो ये थे प्रेस और समाचार पत्र से जुड़े हुए इतिहास। आगे की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर, पत्र पत्रिकाएं होती हैं जो कि निकाले गए अलग अलग लोगों के द्वारा और कहां से निकाले गए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में जो प्रश्न पूछे जाते हैं यहीं से पूछे जाते हैं, उसको हम जानेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और प्रेस और समाचार पत्र से जुड़ा हुआ इतिहास और इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के बीच में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली